हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों, हम हैं ऑर्गेनहोलिज्म बाबा, आपके केमिस्ट्री गुरु, और हम आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने बात किया था किसके ऊपर सर? कंडक्टेंस के ऊपर। कंडक्टेंस को खत्म करते हुए आज हमारा टॉपिक होने वाला है, उसी कड़ी के आगे बढ़ने पर हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ था जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम बात करेंगे किसके ऊपर सर? खोलरैश लॉ के ऊपर। आज हम लोग का टॉपिक है सर द खोलरैश लॉ ऑफ एन इनफिनाइट डाइल्यूशन। उससे पहले थोड़ी थोड़ी थ्योरी हमारी बची हुई थी जो कि थी फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस की। तो उस थ्योरी को हम कंप्लीट करते हुए खोलरैश लॉ के अच्छे सवाल लाया हूं, उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे और आज के ही लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनहोलिज्म बाबा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनहोलिज्म नीट। तो बच्चों, हेडिंग लगाएंगे द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं सर जो कि कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं? बच्चों, सबसे पहला फैक्टर जो कि सर कंडक्टेंस को डिफाइन करता है या फिर कंडक्टेंस को अफेक्ट डालता है, वो होता है सर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। क्या होता है सर? इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर जो कि क्या होता है सर? दैट इज इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। सीधा सीधा बात है सर कि जितना ज्यादा इंटर आयोनिक इंटरेक्शन किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ठीक है सर, जितना ज्यादा इंटर आयोनिक इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, उतना ज्यादा आयंस के बीच में सर क्या होगा? प्यार मोहब्बत। और प्यार मोहब्बत होने का मतलब सर कि उन दोनों के बीच में उतना ज्यादा क्या मिलेगा सर? रेजिस्टेंस। क्या मिलेगा सर? रेजिस्टेंस। मतलब जो आयंस है उसके मूवमेंट को क्या होगा सर? उतना ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगा सर। जितना ज्यादा मूवमेंट में प्रॉब्लम उतना कम क्या? कंडक्टेंस। तो हम बोलेंगे सर कि जितना ज्यादा इंटर आयोनिक इंटरेक्शन होगा, क्या होगा सर? जितना ज्यादा इंटर आयोनिक इंटरेक्शन होगा सर, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। उतना ज्यादा क्या होगा सर? रेजिस्टेंस होगा। तो ऑब्वियसली जो कंडक्टेंस होगी सर, वो क्या होगी सर? उतनी कम होगी। ये पहला फैक्टर है सर जो कि इफेक्ट डालता है किसको सर? कंडक्टेंस को, कि जितना ज्यादा इंटर आयोनिक इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा सर? रेजिस्टेंस, और उतना कम क्या हो जाएगा सर? कंडक्टेंस। उतना कम क्या हो जाएगा सर? कंडक्टेंस हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं बच्चों, दैट इज पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। हाँ सर, सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी होती है इस पे भी सर इफेक्ट डालता है। बच्चों, पोलैरिटी मतलब क्या होता है सर? पोलर और नॉन पोलर की जो बात होती है वो फिजिक्स के भाषा में हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आर यू नोइंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट? आपने इलेक्ट्रो स्टैटिक्स पढ़ा होगा सर, आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा। वहां पे एक बात बताई गई होगी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, कि सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वह कांस्टेंट होता है जो कि किसी मीडियम के अंदर में किसी चार्ज को डालने पर उसके बीच का जो फोर्स होता है उस दो फोर्सेस को क्या कर देता है सर? कुछ ना कुछ टाइम्स कम कर देता है। उसी को कहा जाता है सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब साफ है सर कि जिस सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसके अंदर डालने पर उतना टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। हाँ सर, और अगर फोर्स कम होगा सर तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन जो होगा सर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा सर? और ज्यादा क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। और जितना ज्यादा इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम होगा सर, रेजिस्टेंस ओवरऑल अपने आप क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। ठीक है, यही बात मैं लिखने जा रहा हूं कि जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम जितना ज्यादा, ठीक है सर, उसके जितना ज्यादा होगा सर क्या होगा सर? मतलब कि फोर्स उतना टाइम्स कम हो जाएगा उस मीडियम के अंदर में। आपने पढ़ा होगा सर कि जो फोर्स होता है वो किसी मीडियम के अंदर में के टाइम्स कितना हो जाता है? कम हो जाता है। सर पानी के अंदर की बात करें तो वाटर इज नोन एज अ बेस्ट डाई इलेक्ट्रिक। क्यों सर? क्योंकि वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो कितनी होती है सर? 80। मतलब ये है कि अगर वाटर के अंदर में हम आयंस या चार्जेस को डालते हैं सर तो उसके ऊपर में लगने वाला फोर्स जो कि वैक्यूम में लग रहा था वो 80 टाइम्स क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, मतलब मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा सर, इसका मतलब यह है कि उसके बीच में इंटर आयोनिक इंटरैक्शन किसका? बिटवीन
आयंस ये क्या हो जाएगा सर, उतना कम हो जाएगा। और इंटर आयोनिक इंटरेक्शन जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उसको उतना कम फील होगा, और रेजिस्टेंस के कम फील होने के चलते कंडक्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो तीसरा बात हम लोग करने जा रहे हैं। पहला बात कर लिया हमने इंटर आयोनिक इंटरेक्शन की, दूसरी बात कर ली सर पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट की, तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं सर दैट इज नोन एज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। यस सर, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है सर कि मतलब कंडक्टेंस क्या होगा। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, बच्चों आपको पता है कि सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं। वन इज नोन एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, एक को बोलते हैं सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और दूसरा होता है सर दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है सर, एक को क्या बोलते हैं सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और एक को क्या बोलते हैं सर, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर में कंडक्टेंस ऑलवेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। कारण क्या है, साफ साफ है सर कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये सॉल्यूशन में जाते ही अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस के अंदर में कंप्लीट डिसोसिएट होता है। मतलब इनका अल्फा हमेशा क्या होगा सर, 100% या 1 होगा। लेकिन वहीं पर कोई अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम। यस सर, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करता, मतलब इसकी अल्फा हमेशा 1 से कम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द कंडक्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या बोलेंगे सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोलो ना सर, बोलो ना, समझ में आ रहा है? आप बोलिए ना सर। दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस में हमेशा कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। क्योंकि कंडक्टेंस इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है सर, कंप्लीट डिसोसिएट होता है मीडियम में। वहीं पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन क्या होती है सर, इनकम्प्लीट होती है। क्या ये बात आपको दिमाग में आ रहा है? हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आ रही है, हमें ये बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े सर, और फैक्टर्स की बात कर ले। बच्चों एक बात बताओ, किसी जगह पे आपको अगर मूव करना है, कंडक्टेंस क्या है सर, मूवमेंट है ना। जितना ज्यादा मूव करेगा, आयंस का मूवमेंट को ही तो कंडक्टेंस कहते हैं। मेरे पास दो तरह के इंसान है, एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है। आप जरा मुझे बताओ कि एक मोटा इंसान और पतले इंसान में अगर दोनों को दौड़ाया जाए 100 मीटर का रेस में, चांसेस क्या है कि कौन कितना जल्दी भाग सकता है? 99% चांसेस ये है सर कि जो तुम्हारा छोटा वाला मजबूत कमजोर वाला होगा या फिर जो पतलू होगा, वो पतलू जो होगा सर उसकी मोबिलिटी हमेशा मोटू वाले से ज्यादा होगी। हाँ सर, क्योंकि सर वो पतला है इसलिए वो और बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है। हाँ सर, अगर वो ज्यादा से ज्यादा दौड़ सकता है तो उसकी ओवरऑल कंडक्टेंस पतले वाले से मोटे वाले से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। ठीक इसी प्रकार से सर बात कर लेते हैं हम कुछ आयंस की। बच्चों वाटर में डालने के बाद आपने सुना होगा कि जब भी कोई वाटर के अंदर में किसी भी आयंस को डाला जाता है तो जो आयन जितना ज्यादा छोटा होता है वो उतना ज्यादा मोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रेशन, है ना। आपको पता होगा कि अगर हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें और इनकी अगर मैं बात करता हूं मतलब कि आयनिक साइज की इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो ओवरऑल आपको पता है कि लिथियम की साइज छोटे होने के चलते इससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों ओर से घेरेंगे। हाँ सर, घेरेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा से ज्यादा उसको घेरेंगे तो ओवरऑल लिथियम का साइज बड़ा हो जाएगा। हाँ सर, वो मोटू हो जाएगा। हाँ सर, अगर वो मोटा हो गया तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में क्या सर, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ सर, और अगर मोबिलिटी कम, कंडक्टेंस कम। क्लियर है एकदम? तो अगला यही वाला फैक्टर मैं बात करने जा रहा था, दैट इज द फैक्टर दैट इज व्हाट,
that is known as the hydrated in aqueous medium. बिल्कुल मजा आएगा यार. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक. डोंट बी टू मच पैनिक ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते समय पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना. हम बात करने जा रहे हैं सर हाइड्रेटेड स्टेट ऑफ आयंस. तो हमने बता दिया सर कि पानी में जाने के बाद, ठीक है ना, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, क्या होगा सर, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा आयंस का, उस सब्सटेंस की आयनिक मोबिलिटी, ठीक है ना, आयनिक मोबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी. आयनिक मोबिलिटी के कम होने से सर जो कंडक्टेंस होगा वो ओवरऑल खुद ब खुद क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा. क्लियर है एकदम. ओवरऑल अपने आप क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा. अगला फैक्टर होता है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है टेम्परेचर. सर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, खुद सोचो सर, खुद सोचो. किसी सब्सटेंस को जब आप गर्म कर देते हो, किसी पानी को या फिर किसी भी सब्सटेंस को अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को आप जब गर्म कर देते हो, होता क्या है जरा सोच के देखो. सर जब हम ना चीनी पानी या फिर हम नमक पानी को जब हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो सर जो भी आयंस उसके अंदर में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है सर, वो ओवरऑल हीट करने के चलते क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है. हाँ, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब कि इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन था या इंटर आयनिक इंटरेक्शन था वो सब कम हो गया. हाँ, मतलब साफ है सर कि उनके बीच का रेजिस्टेंस कम हो गया. हाँ, और रेजिस्टेंस के कम होने का साफ साफ मतलब ये होता है बेटा कि उसके बीच की कंडक्टेंस ओवरऑल क्या हो गई सर, बढ़ गई. वही मैं बताना चाहता हूं सर कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, क्या करोगे सर, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आयंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन या इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, जो बोल रहा है बोलिए, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन खुद ब खुद क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा. इंटर आयोनिक इंटरेक्शन के घटने से रेजिस्टेंस घट जाएगा और कंडक्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम. कुछ क्वेश्चंस किया जाए, चलो बताओ. अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of conductance. ठीक है, कंडक्टेंस आपके पास है सर 0.1 मोलर Na2SO4. सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 0.1 नॉर्मल H3PO2. उसके बाद सर थर्ड ऑप्शन है आपके पास 0.1 मोलर NaHPO3 होल ट्वाइस. आपके पास फोर्थ ऑप्शन है सर दैट इज 0.1 मोलर, ठीक है ना, K2SO नहीं लेंगे, ये ले लेंगे Al2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन है. अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टेंस. ठीक है, अरेंज द, एक और थोड़ा सा ये भी बराबर हो जाए, एक दूसरा ले लेता हूं यहाँ पे मैं यहाँ ले लेता हूं NaCl 0.1 मोल NaCl. चलो सॉल्व करो. पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो बच्चों, सॉल्व द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, 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 सॉल्व द क्वेश्चन. बहुत ही ज्यादा इजी है यार. आप बताओ इसके अंदर में सबसे पहले सारे फैक्टर्स लग रहे हैं. पहला बात तो सर कंसंट्रेशन मैंने बराबर ली हुई है. अब आयंस चेक कर लो. इसके अंदर में सर 3 आयन आएगा टूटने के बाद. हाँ सर, यहाँ तोड़ोगे या H3PO2 है सर, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. अच्छा ऐसा बात है. ये कितना है सर, 2 आयन देगा. ये कितना देगा, 2, और ये 5 आयन देगा. तो साफ साफ है सर, सबसे ज्यादा आयन कौन देगा, चौथा वाला देगा.
सर इसके बाद कौन देगा? सर पहला वाला देगा, फिर कौन देगा सर? तीसरा वाला देगा, और फिर कौन देगा सर? दूसरा वाला, क्योंकि दूसरा वाला एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है H3PO2। ठीक है, इसको बोलते हैं गंदा एसिड। बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, गंदा एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया सर एक क्वेश्चन आपका बढ़िया वाला। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, सब कोई को दिख रहा है अच्छा से कि क्या क्या लिखा हुआ था? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, चले पक्का? बोलो यारों, बोलो यारों, बोलो यारों, आओ यारों, आओ यारों। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मेरे पास है सर, अरेंज ही करना है। मेरे पास दे रखा है 0.1 मोलर LiCl aqueous, 0.1 मोलर KCl aqueous, उसके बाद है सर मेरे पास 0.1 मोलर NaCl aqueous और 0.1 मोलर RbCl aqueous. Let arrange the following in their increasing order of the conductance. क्लियर है? बताओ कैसे बनेगा? सर यहां पे ना एक वर्ड लिखा है एक्वस। क्या वर्ड लिखा है सर? एक्वस, एक्वस, एक्वस। मतलब सर हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रेटेड आयंस की। तो मैंने बताया था सर कि पानी के अंदर में जो जितना ज्यादा छोटा होता है उसका साइज उतना बड़ा होता है। तो आपको पता है अगर मैं बात करता हूं तो हलीना ने की, हलीना ने की रब से फरियाद। क्या यही होता है? हाँ, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। इधर से इधर जाने पर सर क्या होता है सर? एटॉमिक साइज बढ़ता है। हाँ, इधर से इधर जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेकिन सर हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या होता है? हाइड्रेटेड आयन का साइज घटता है। सर साइज का घटना, तो उतना कम हाइड्रेशन, और जितना कम हाइड्रेशन उतना ज्यादा मोबिलिटी, और जितना ज्यादा मोबिलिटी उतना ज्यादा कंडक्टेंस। तो हम कहेंगे सर सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? RbCl की होगी। फिर किसकी होगी सर? RbCl के बाद किसकी होगी? KCl की होगी। फिर किसकी होगी सर? NaCl की। और सबसे कम किसकी होगी? LiCl की। क्लियर है एकदम? तो ये सर दोनों क्वेश्चन आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कतई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर। बच्चों डाइल्यूशन समझते हो सर? डाइल्यूशन किसे कहा जाता है? डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना, है ना? किसी सब्सटेंस मतलब कि कोई सॉल्यूशन मैंने बनाया और उसके अंदर में और जम के पानी डाल दिया, है ना? जितना चाहो उतना पानी। पानी तो मतलब अपना सबसे सस्ता चीज है, कहीं भी डाल दो। तो पानी डाल दिया मैंने, मतलब कि इफेक्ट क्या हुआ सर? डाइल्यूट कर दिया सिस्टम को, और ज्यादा क्या कर दिया सर? डाइल्यूशन कर दिया। तो हम बात करने जा रहे हैं सर कि कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का, है ना सर? क्या इफेक्ट पड़ता है सर डाइल्यूशन का? अब यार जो कंडक्टिविटी का जो इफेक्ट है ना डाइल्यूशन के ऊपर, वो क्या है कि आप खुद सोचो कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो किसी सिस्टम को, मतलब आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को उतना ज्यादा बढ़ा रहे हो। हाँ, और अगर आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है सर? घट रहा है। और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का घटना कंडक्टिविटी का घटना होता है। क्योंकि कप्पा का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वो क्या होता है, याद है किसी को? कप्पा इंटू वी सुना है सबको ने? कप्पा इंटू वी। तो कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है कि नहीं? पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में, याद रखना सबको, है ना? तो कप्पा इंटू वी मैंने पढ़ाया था। तो कप्पा इंटू वी मैंने क्या बोला था कि फॉर्मूला, अरे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया था ना? तो हमने बोला था कि जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है सर? कप्पा इंटू वी होता है। तो ओवरऑल खुद सोचो कि कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हाँ सर, मतलब साफ है कि अगर आप नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम को कम करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम को क्या करोगे सर? कम करोगे, तो कप्पा भी क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। कप्पा भी क्या हो जाएगा सर? ये वाला फॉर्मूला से नहीं, उस वाले फॉर्मूला से। अरे ये वाला क्या, कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला पढ़ाया था,
कप्पा इज इक्वल टू, कोई याद कराओ मुझे, बोलो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है? देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या पढ़ा है, कप्पा इंटू वी अपॉन 1000 इंटू एम। बोलो, तो इस केस के अंदर में आप देख सकते हो ना, कप्पा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटाओगे, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। तो वही बोलना चाहता हूं मैं, तो मैं लिख देता हूं उस बात को, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि डाइल्यूशन करने पे एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला समझ चलो, गलत हो जाएगा थ्योरेटिकली। देखो रुको मैं बताता हूँ, गलत सोच लिया मैं, कभी कभी यार दिमाग में कुछ और सोच लेता हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ। कभी कभी दिमाग से कुछ ऐसा सोचा जाता है जो कि सही नहीं होता है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। एक बात याद रखना सर कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एनसीईआरटी का लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, उन दोनों के केस में अगर आप पानी डालोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अपने आप घट जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के घटने से ओवरऑल कंडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं वही बोलने जा रहा हूं कि डाइल्यूशन करने से जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, जिसके चलते कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी सर, घट जाएगी। बस इतना आपको समझना है। इंपॉर्टेंट है सर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सर इफेक्ट क्या होगा मोलर कंडक्टेंस के ऊपर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर। बच्चों इसकी बात हम लोग दो करेंगे, एक करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हम जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं तो सर डाइल्यूशन किया मैंने, हाँ सर डाइल्यूशन किया, तो सर डाइल्यूशन करने से क्या हुआ सर कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ा, हाँ सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है सर वो बढ़ा। सर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के बढ़ने से आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन आयंस, ये क्या हो गया सर, बढ़ गया, है ना सर। मतलब कि आयंस के बीच का डिस्टेंस का बढ़ना मतलब कि इंटर आयोनिक इंटरेक्शन का कम होना होता है, हाँ सर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन का क्या होता है सर, कम होना होता है। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन का कम होना मतलब रेजिस्टेंस का घटना होता है, हाँ सर रेजिस्टेंस का घटना होता है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होना सर, बढ़ना होता है, या फिर हम मोलर कंडक्टेंस बोले, दोनों क्या होगा सर, बढ़ेगा। क्योंकि देखो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम डिसोसिएशन की बात ही नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपने आप ही सॉल्यूशन के अंदर में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। इसको क्या डिसोसिएट करोगे आप, तो कुछ डिसोसिएट थोड़ी कर सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं सर वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस में, इसमें कहानी थोड़ी अलग है। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट जब हमारा वीक होता है, क्या होता है सर, वीक होता है, ठीक है, तो क्या होता है सर कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के चलते सर क्या होता है कि आप जब डाइल्यूशन करते हो, तो सॉल्यूशन की आप कंसंट्रेशन को क्या करते हो सर, कम करते हो, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को आप क्या करते हो सर, कम करते हो, बिल्कुल पानी डाल रहे हो कंसंट्रेशन घटेगा। सर कंसंट्रेशन के घटने के चलते, ठीक है, क्या होता है सर, कंसंट्रेशन के घटने के चलते नंबर ऑफ आयंस तो टोटल क्या होंगे सर, मतलब कि कंसंट्रेशन के घटने के चलते, ठीक है, हम कह सकते हैं डाइल्यूशन किया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ सर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है या फिर कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
क्या होता है सर? कंसंट्रेशन। हाँ सर, इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टिविटी है, क्या है सर? कंडक्टिविटी, वो क्या होगी सर? कम हो जाएगी। इस बात को बढ़िया से फील करने के लिए, इस बात को बढ़िया से फील करने के लिए सर हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया। हम लोगों ने नहीं किया सर, एक साइंटिस्ट ने किया, जिसका नाम है डिबाई ऑनसेगर, ठीक है, इक्वेशन। अब ये जो डिबाई ऑनसेगर इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्चुअली में डिराइव किया गया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं तो एक इक्वेशन बनाते हैं, इसका नाम है डिबाई ऑनसेगर, ठीक है ना, हकल्स, ऐसा कुछ नाम है इक्वेशन, डिबाई हकल्स ऑनसेगर्स इक्वेशन, ऐसे बोला जाता है ऐसे तो, डिबाई हकल्स ऑनसेगर्स इक्वेशन। बच्चों जो ये इक्वेशन है ये हमें एक्चुअली में प्लॉट कराते हैं हमें ग्राफ का। ये जो इक्वेशन है सर ये क्या है? एक प्लॉट है। एक मिनट, वेयर इज माय पेन, थोड़ा सा, जस्ट अ सेक, मिल गया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है सर ये हम लोग एक प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ये जो ग्राफ होता है सर वो होता है मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी, मतलब कंसंट्रेशन। बच्चों जो ये इक्वेशन बनाया गया था वो बनाया गया था क्या, वो देखो कि मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। जहां पे सर क्या क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, जा रहा हूं बच्चों। ये होता है दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो होता है दैट इज लैम्डा। ये होता है सर मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या फिर हम कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि आप यार जब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तो कंसंट्रेशन तो ऐसे भी डाउन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है कि नहीं। यहां पे सर ये जो B होता है ये है सर एक कांस्टेंट, इसे कहा जाता है डिवाइस कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है, इसके बारे में कुछ खास जरूरत नहीं है, इसे कहते हैं डिवाइस कांस्टेंट। और सर ये जो रूट C है ये क्या है सर? कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, आयंस की क्या है सर? कंसंट्रेशन। कहा देखा ऐसा गया कि सर जैसे जैसे आप ध्यान देखना, जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन को कम करते गए, ठीक है, जैसे जैसे हमने क्या किया सर कि कंसंट्रेशन को कम करते गए, मतलब हमने कंसंट्रेशन को क्या किया सर? जीरो करते देखा। तो सर जो ये ग्राफ आ रहा था, आप ध्यान से देखोगे कि जब ये ग्राफ आ रहा था वो कैसे आ रहा था सर? इस तरह से। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर में एक ऐसा समय आया जिस समय में सर हमने ओवरऑल कंसंट्रेशन को क्या कर दिया सर? जीरो, ठीक है। और इस जीरो कंसंट्रेशन पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है उसे कहा जाता है सर क्या? दैट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस बात को याद रखना कि हम जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जनरली KCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं, है ना, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ओवरऑल बढ़ती चली जा रही है। और एक समय आ रहा है जिसको ओवर हम और ज्यादा इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, मतलब इसको और ज्यादा हम प्रैक्टिकली नहीं ला सकते हैं इस कंसंट्रेशन को। तो इसको जानने के लिए कि व्हाट इज द रियल मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, वी आर डूइंग व्हाट? एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। हम क्या करते हैं सर? ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, जब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को जीरो कहा जाता है उस केस पे जो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस हम डिराइव करते हैं, निकालते हैं, उसे कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। बिंदी दिखा के उसे दिखाया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? इसीलिए सर क्लियर हो गया। और एक टर्मिनोलॉजी होती है सर, दिस कंसंट्रेशन इज नोन एज अ लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है सर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसे क्या कहा जाता है सर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो डिफाइन करूं मैं, व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। समझते चलो फटाफट।
बहुत ज्यादा इजी है, तो इसमें तोप की चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को। हमेशा हमेशा याद एक बात और रखना, अच्छा नोट पॉइंट पे लिखवा दूंगा, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को लिखो, डिफाइन करते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है। इसको क्या बोला कि द मैक्सिमम, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ठीक है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है ना, मोलर कंडक्टेंस which and any electrolyte, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, which and any electrolyte so is called, उसी को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है एकदम। मैंने क्या बोला सर कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टेंस which and any electrolyte so is known as, क्या बोलेंगे सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब कुछ बातें मैं नोट पॉइंट में लिख रहा हूं। कहते हैं सर कि प्रैक्टिकली, अगर हम प्रैक्टिकली देखें सर, तो प्रैक्टिकली बोला जाता है कि इट इज ऑब्जर्व्ड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इट इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, एट ऑब्जर्व एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिकली इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं सर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हम कंसंट्रेशन को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी सर, मैक्सिमम होगी। लेकिन ग्राफिकली बोला जाता है सर, ग्राफिकली इट कैन बी measured by extrapolate, वही मैं बोल रहा था, द मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी ग्राफ। ये बात याद रखना, ठीक है। नोट याद रखना कि प्रैक्टिकली हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू, जब हम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, जीरो, तो जो भी कंसंट्रेशन वहां पे जो भी कंडक्टिविटी होगी उस समय भी वो कहलाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन ग्राफिकली अगर आपको इसकी वैल्यू को कंसीडर करना है या पता करना है सर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सर, एक्स्ट्रापोलेट करना होगा। हमें क्या करना होगा सर, एक्स्ट्रापोलेट करना होगा ग्राफ, ठीक है। हमें क्या करना होगा सर, एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा ग्राफ को। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। बच्चों एक बात समझना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो बच्चों याद रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब भी हम कोई भी, कितना भी, मान लो कि हम यहाँ का अगर कंसंट्रेशन लेते हैं, यहाँ का कंसंट्रेशन लेते हैं, या यहाँ का कंसंट्रेशन लेते हैं, या यहाँ का कंसंट्रेशन लेते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पे जो सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आएगी या फिर कंडक्टेंस आएगी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो हमेशा सर, हमेशा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा कम होगा। पहला बात याद रख लेना। लेकिन एक बात बताता हूं कि इसके अंदर में कंसंट्रेशन का चेंज जब हम लोग करते हैं, तो इसके कंसंट्रेशन के चेंज का जो इफेक्ट होता है वो कुछ ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो आपको ग्राफ से भी फील हो रहा होगा कि जब यहां इस पॉइंट पर जब हमने आए, तो इस कंसंट्रेशन को जब ये अचीव करता है, तो इसके अंदर की जो मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बिकॉज ऐसा क्यों है बच्चों कि क्योंकि ये जो CH3COH है, इट इज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब ये डिसोसिएट करेगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन को कम करेंगे ये और ज्यादा डिसोसिएट करेगा, और नंबर ऑफ आयंस ओवरऑल अपने आप इसमें क्या होंगे सर, बढ़ते चले जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होंगे तो खुद ब खुद आप जानते हो कि जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है उसका इफेक्ट भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा बात कहते हैं कि जो ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है, दिस कैन नॉट सो, मतलब ये जो ग्राफ होता है ये तुम्हारा फॉलो नहीं करता है किसे, डिवाइस हकल्स ऑन सेगर्स इक्वेशन को। ये बात याद रख लेना कि दिस
वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सर, इसकी मोलर कंडक्टेंस हम डिवाइस हकल्स ऑनसेगर्स इक्वेशन से नहीं निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक न्यू टेक्निक है जिसे कहा जाता है सर खोलरैश लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग लिमिटिंग कंडक्टिविटी की। पहले हम क्या करते हैं, जो बात मैंने बोली आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो लिख लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं खोलरैश लॉ को। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा सर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं बढ़िया से वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। जो जो मैंने बोला बस वही लिख रहा हूं, ऐसा कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, चलो तो हम बात करने जा रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस के अंदर मैं थोड़ा सा अंग्रेजी लिख के आया हूं थोड़ा बढ़िया से। ठीक है ना, बता तो मैं दिया लेकिन अंग्रेजी अच्छा लिखवा देता हूं। दे डू नॉट फॉलो द डिवाइस हकल्स, दे डू नॉट फॉलो, ये जो होता है सर वो डिवाइस हकल्स इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। पहला बात मैंने बताया। दूसरा बात ये बोलता है सर कि एट ईच कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये मैंने बता दिया, एट ईच कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is less than a strong electrolyte। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होगा। तीसरी बात हम लोग कहते हैं, लेकिन ये बात भी मैंने बोला कि बट द चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंडक्टेंस फॉर, चेंज इन द कंडक्टेंस फॉर सेम चेंज in concentration, same change in concentration is more for weak electrolyte। ये बात आपको फील हो रहा है, more for weak electrolyte। मैंने अंग्रेजी बस लिख दे रहा हूं बढ़िया। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं, मैं समझा चुका हूं इस बात को। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं बच्चों कि हम स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने बताया कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं ग्राफ को। ठीक है ना, लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा वी कैन नॉट, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट द लेमडा एम वर्सेस रूट सी करा। ठीक है, हम इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं लाइक दिस, ये बात याद रख लेना। क्लियर है एकदम। चलो अब हमको डिटरमाइन करना है हाउ टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, ये हमें सीखनी है। और उसके साथ साथ हम जानेंगे सर क्या जानेंगे हम लोग कि उसकी मोलर कंडक्टेंस हाँ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात हमको जाननी है। उसके साथ साथ हम वहां पे उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। चलो हेडिंग लगाओ सर, बहुत ही ज्यादा अवेटेड टॉपिक, दैट इज एन खोलरैश लॉ। बहुत यार इजी है, पता नहीं लोग क्यों डरते हैं इससे, फालतू टॉपिक है। आओ दिखाता हूं। तो हेडिंग लगाएंगे सर खोलरैश, स्पेलिंग देख लेना यार, लॉ, ठीक है ना, खोलरैश लॉ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, पूरा देख लेते हैं, ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। खोलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं सर खोलरैश लॉ ऑफ एन इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ। क्या बोलता है सर खोलरैश लॉ, मैं समझाता हूं बच्चों। खोलरैश लॉ बोलता ये है कि एट अ जीरो कंसंट्रेशन और एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। क्या मतलब हुआ, समझाते हैं। लेट मी सपोज वी हैव अ आयन AXBY। ठीक है, मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज एन AXBY।
ठीक, इसकी कंसंट्रेशन को आप जीरो करते हो तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा, और जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये बनाएगा x इंटू ए की पावर y प्लस y इंटू बी की पावर x माइनस। ठीक, ये इसके दो कंस्टिट्यूएंट आयन। तो मैंने बोलूंगा सर कि जो मोलर कंडक्टेंस होगा किसकी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसका सर, ax by का, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, x इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए वाई प्लस y इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ bx माइनस। यही बात तो बोलता है, यही बात तो बोलता है। हमें क्या बोला, हम डिफाइन भी कर देते हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलता है सर, डेफिनेशन बोलता है कि एट जीरो कंसंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the molar conductance of a weak electrolyte, ठीक है, is sum of the molar conductance of its constituent ions at zero concentration, क्या बोले सर, डेफिनेशन ये बोलता है कि एट द जीरो कंसंट्रेशन और एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट is the sum of the molar conductance of its constituent ions at zero concentration। ये समझ में आया। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैं सर NaCl की, तो ये NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो जो मोलर कंडक्टेंस होगी सर किसकी, NaCl की, दैट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। जैसे कि बात कर लेते हैं BaSO4 की, ठीक है ना, तो बेरियम सल्फेट जब टूटेगा तो सर किसमें टूटेगा, Ba2 प्लस SO4 2 माइनस। तो जो मोलर कंडक्टेंस होगी सर BaSO4 की, वो क्या होगी सर, दैट इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 माइनस। जैसे कि यहां पे मैं बात कर लेता हूं Na3PO4 की, ये टूटेगा 3Na प्लस PO4 3 माइनस में। तो अगर मैं इसकी लिखनी चाहूं तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ द Na3PO4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ PO4 3 माइनस। क्लियर है एकदम, बात समझ में आ रहा है, क्या है खुल रहा। लेकिन बात करते हैं बच्चों, ये तो एक डेफिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस। बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डेफिनेशन के थ्रू कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे वो लिखना, छापो इससे पहले, उसके अंदर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, चलो देखो, अच्छा जब हम इसी बात को डिफाइन करते हैं किसके लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे क्या ले रहे थे, ये मोलर मास ले रहे थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, है ना, उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। हम यहाँ पे बात करेंगे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंस की, ऐसे बोले, कभी कभी यार मुंह स्लिप कर जाता है, कोई बात नहीं। जैसे कि मान लो कि अगर हम ax by की बात कर रहे होंगे तो ये टूटेगा किसमें सर, x इंटू ए वाई प्लस y इंटू बी एक्स माइनस, लेट बी सपोज। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब लिखेंगे ax by की, तो दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है ना,
मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AY प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BX माइनस। क्या इसमें कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है? हाँ सर, देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर इसकी स्टाइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज ये सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को फॉलो करता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द AXPY इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ AY प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ, जैसे कि मैं समझाना चाहूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ Na3PO4 का, ठीक। ये जब टूटेगा सर तो ये टूटेगा 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 माइनस। अगर मैं इसका मोलर लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? मोलर, तो मैं लिखूंगा सर 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ PO4 3 माइनस। लेकिन जब मैं इसका इक्विवेलेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर? इक्विवेलेंट जब लिखूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा सर कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ PO4 3 माइनस। यही डिफरेंस है, ठीक है, यही डिफरेंस है, याद रख लें इसको। ऐसे कभी कभी एनसीईआरटी में लैम्डा जैसा लिखता है, ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है एकदम? अब जानना है सर रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस? देखो, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जाना है तो कुछ नहीं करना है, एक n फैक्टर का ही तो काम है ना। इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस होता है सर? एक n फैक्टर का डिफरेंस होता है। तो बस यही याद रखना है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इस कोक से अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो तो आप क्या कर दो सर? n फैक्टर से मल्टीप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यार, इसको याद रखना। न्यूमेरिकल बनाऊंगा, ठीक है। दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है सर? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू क्या होता है सर? n फैक्टर होता है। तो यही तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको खुलराश लॉ समझ में आया होगा। यहां तक हम लोगों ने अपनी सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें कर ली हैं। अगले लेक्चर के अंदर में मैं खुलराश लॉ के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को आप देखना। और उसके साथ साथ अगले ही लेक्चर के अंदर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस को शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास पूरी की पूरी एक साल है नीट 2024 के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा चैप्टर को देंगे और थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे। ज्यादा खिलाएंगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अनपच हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।